warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasanullah and you are watching Hasan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, आज हम लेके आ रहे हैं आपके लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सारे के सारे टर्म्स आप सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आपने कहीं जाना नहीं, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह अच्छी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो ये स्टार्ट लेते हैं अपनी लेक्चर में। अच्छा स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। दो टर्म्स रह गई है, वो भी हमने डिफाइन करनी है। इस टॉपिक को समझने के लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल करवाना चाहता हूं, ठीक है? तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसमें हमारे पास एलिमेंट है 2 5 8 3 2 4। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। अच्छा स्टूडेंट, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? तो किसी मैट्रिक्स में हम कितने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं उसके एलिमेंट के नीचे? तो हमारे पास हो गई फर्स्ट लाइन और ये हो गई सेकंड लाइन। तो मैक्सिमम इस मैट्रिक्स के अंदर हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होती है इस मैट्रिक्स के रोज, ठीक है? तो इस मैट्रिक्स के जो रोज है वो है रो नंबर फर्स्ट हमारे पास है 2 5 8। सिमिलरली इस मैट्रिक्स के अंदर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के अंदर एक और रो भी है, वो बराबर है 3 2 4। ये सारे के सारे एलिमेंट हमने हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट की है, तो इसको हम रो ऑफ दिस मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलरली हम इस मैट्रिक्स से वर्टिकल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गई वर्टिकल लाइन, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, ये हो गई सेकंड वर्टिकल लाइन और ये हो गई थर्ड वर्टिकल लाइन। तो हम ये एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गई 2, इसके नीचे है 3 और ये हो गई 5, ये हो गई 2, ये हो गई 8 और ये हो गई 4। तो ये हो गई इस मैट्रिक्स का कॉलम, ये हो गई C1 फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स का, ये हो गई सेकंड कॉलम इस मैट्रिक्स का, ये हो गई C2 और ये हो गई थर्ड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको C3 नाम दे दे। और ये हमारे पास थी रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये थी फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स और ये थी सेकंड रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी मैट्रिक्स के रोज का क्या मतलब है और किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स का क्या मतलब है। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो सकते हैं उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के नीचे? तो मैक्सिमम हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 2 लाइंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 है। और मैक्सिमम हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर 3 लाइन ड्रा कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन आप 3 ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास हो गई फर्स्ट लाइन, ये हो गई सेकंड लाइन, ये हो गई थर्ड लाइन, तो हमारे पास हो गई फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये हो गई थर्ड कॉलम। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काउंट करना है नंबर ऑफ रोज को। फिर ऑर्डर हमें ये कहता है किसी मैट्रिक्स का कि उसके फौरन बाद आपने उस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है, फिर उनको जोड़ना है, तो हमारे पास कहलाता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास ये गिवन एग्जांपल का क्या ऑर्डर है। तो इस गिवन एग्जांपल में कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? तो हमें पता है इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज 2 है और इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोज को हम जनरली नंबर ऑफ रोज किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हम जनरली m से डिनोट कर लेते हैं। तो इधर m की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 है। और किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम डिनोट कर लेते हैं n के साथ। तो इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हम डिनोट कर लेते हैं जनरली n से। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है? वो हमारे पास है 3।
तो इस मैट्रिक्स के अंदर n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो हमारे पास रो ऑफ मैट्रिक्स m की वैल्यू 2 आ गई और नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू 3 आ गई। तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। द नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स के सबसे पहले नंबर ऑफ रोज क्या है, तो हमारे पास है 2, फिर आपने बाय लिखना है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 3 है। तो ये हो गई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो एक बात आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या होता है, किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ रोज। और किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस ड्रा हो सकते हैं, वो हमारे पास होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। और किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये हमें ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बता देता है। m जनरली हम नंबर ऑफ रोज के लिए यूज कर लेते हैं और n हम जनरली किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये सारी के सारे बातें आपने याद रखनी है। अब किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर m और n की वैल्यू सेम आ जाए, किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर m और n की वैल्यू सेम आ जाए तो वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल b हमारे पास कोई मैट्रिक्स है which is equal to 2 5 3 8। तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब हमने ये जानना है कि क्या ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज है, तो ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो, तो नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है। और इस मैट्रिक्स के कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हम वर्टिकल लाइन एक ये हो सकता है और ये एक ये हो सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास हो गई 2। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m और n की वैल्यू सेम आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका अगर हम उलट ले ले तो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर इफ m इज नॉट इज इक्वल टू n, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स का, अगर m की वैल्यू बराबर नहीं है इनको, वो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है व्हिच इज इक्वल टू 1 8 5। अब स्टूडेंट इसमें m की वैल्यू फाइंड कर ले तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो, ये हो गई थर्ड रो, तो m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब n की वैल्यू फाइंड कर ले, नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर ले, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इधर m की वैल्यू 3 आ गई और n की वैल्यू 1 आ गई। तो ये m और n की वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये हमारे पास हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज 1 आ जाए तो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सिर्फ 1 आ जाए तो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो आपने शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 1 रो है तो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम है तो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास ए भी एक मैट्रिक्स है और बी भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि इस मैट्रिक्स के अंदर 1 रो है और इस मैट्रिक्स के अंदर 1 कॉलम है। तो रो मैट्रिक्स हमें ये बताता है, रो मैट्रिक्स if a matrix have only one row, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रो सिर्फ 1 आ जाए तो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और इसमें नंबर ऑफ रो सिर्फ 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स
कुछ भी हो सकता है रो मैट्रिक्स में, लेकिन रो मैट्रिक्स में आपने याद रखना है, आपने डायरेक्ट उस मैट्रिक्स का रो देखना है कि क्या इसमें रो एक है, अगर है तो हमारे पास वो है रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। सिमिलरली एक और एग्जांपल कर लेते हैं। Z इज इक्वल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो क्या ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है? तो रो मैट्रिक्स के लिए आपने इसका रो देखना है कि इसमें वन रो है, तो हाँ इसमें सिर्फ और सिर्फ वन रो है, तो ये हमारे पास हो गई रो मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं रो मैट्रिक्स के अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स बेशुमार भी हो सकते हैं रो मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन रो मैट्रिक्स के अंदर आपने सिर्फ देखना है कि क्या इसमें नंबर ऑफ रोज एक है, अगर है तो फिर वो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। सिमिलरली हम इस एग्जांपल को ले लेते हैं, भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अब इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, तो हमारे पास हो गई फर्स्ट रो, ये हो गई सेकंड रो, ये हो गई थर्ड रो। तो इसमें m की तादाद क्या है, 3 है। अब इस मैट्रिक्स के n को फाइंड कर ले, नंबर ऑफ कॉलम्स को, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सिर्फ 1 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, इफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m क्रॉस 1, तो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ कॉलम्स 1 आ जाए तो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो गई हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, ये कॉलम फॉर्म में होता है और रो मैट्रिक्स हमारे पास रो फॉर्म में होती है, ये आपने याद रखनी है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर m की वैल्यू 1 आ जाए तो हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर n की वैल्यू 1 आ जाए तो हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो आई होप आपको रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ये आपको समझ आया होगा। अब मूव करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। अच्छा स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स को समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है which is equal to 1 2 5 4 8 3 2 1 5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है ये अपने समझना जरूरी है। तो इस एलिमेंट से लेके इस एलिमेंट तक ये सारा का सारा जो लेयर बनता है इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। या इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब अप से लेके डाउन तक हम आते हैं तो हमारे पास होती है उस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल या इसको मेन डायगोनल कहते हैं। और ये हमारे पास होती है अपर डायगोनल और ये होती है लोअर डायगोनल, ये होती है लोअर डायगोनल। लेकिन हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली डायगोनल के साथ है। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है ये आपको समझ आया होगा। अब इसमें कुछ बातें ऐड कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके तमाम एलिमेंट्स नॉन जीरो है, और इसका जो लोअर डायगोनल है और अपर डायगोनल है इसका भी तमाम एलिमेंट्स नॉन जीरो है। तो ऐसा भी हो सकता है अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो आ जाए, वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। और सिमिलरली इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे तमाम के तमाम एलिमेंट्स जीरो आ जाए,
तो फिर इस टाइप ऑफ मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन आप नोट कर ले किसी मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन आप नोट कर ले कि एन स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एलिमेंट्स या एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो आ जाए और इस प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी ऊपर और नीचे एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम जीरो आ जाए, तो हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डिफिनेशन आप नोट कर ले, इन अ मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स or at least one element in principal diagonal are non-zero and all other elements are zero, then it is called diagonal matrix। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो आ रहा है और इसके जितने भी अपर और लोअर एंट्रीज है या एलिमेंट्स है वो जीरो आ रही है, तो हमारे पास होती है डायगोनल मैट्रिक्स। एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है व्हिच इज इक्वल टू 2 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई प्रिंसिपल डायगोनल इस मैट्रिक्स का, और इस प्रिंसिपल डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट नॉन जीरो आ रही है, तो हमारे पास हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके लोअर डायगोनल और अपर डायगोनल का जो एंट्रीज है, जो एलिमेंट्स है वो जीरो है, तो ये हमारे पास हो गई डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है वो तो आपने सीख लिया। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके तमाम एलिमेंट्स सेम आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, एक स्केलर आ जाए और इसके अपर और लोअर एंट्री जीरो आ जाए, तो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर का मतलब यह है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू वन के अलावा कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर आ जाए तो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है व्हिच इज इक्वल टू 2 0 0 2। तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल के साथ साथ ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट्स है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये 2 इधर भी है और ये 2 इधर भी है, तो ये हमारे पास हो गई स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है व्हिच इज इक्वल टू 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 1/2। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। डिफरेंस स्केलर और डायगोनल मैट्रिक्स में ये है कि ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ये तमाम एलिमेंट्स सेम आ जाए। यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इधर भी होनी चाहिए और ये एलिमेंट्स इधर भी होने चाहिए। ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये हमारे पास सेम होने चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है। तो ये भी हमारे पास हो गई, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और ये हमारे साथ स्केलर मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो आप एक बात नोट कर लें कि हर स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ जाए, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स के अंदर थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर लेट्स सपोज मैंने कहा कि 1 के अलावा अगर प्रिंसिपल डायगोनल में कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो हमारे पास होती है स्केलर मैट्रिक्स। तो अगर इधर ये 1/2 की जगह 1 1 आ जाए, अगर इधर 1 1 आ जाए, तो ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और इसके साथ साथ इसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स या इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एंट्रीज
1 1 आ जाए और इसका जो अपर और लोअर एंट्रीज है वो तमाम के तमाम 0 आ जाए, तो ये हमारे पास होती है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली ये एग्जांपल ले लें, तो अगर इधर 2 की जगह हमारे पास 1 1 आ जाए, तो ये भी हमारे पास फिर होगी यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है, ये तो आपने सीख लिया। अब लेट सपोज ऐसा भी हो सकता है, अगर इस 1 1 की बजाय 0 0 आ जाए, अगर इस 1 1 की बजाय 0 0 आ जाए, लेट सपोज अगर ये एंट्री 0 हो जाए और ये एंट्री भी 0 हो जाए, तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 आ जाए, प्रिंसिपल डायगोनल, अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल के तमाम एलिमेंट 0 आ जाए, तो वो हमारे पास होती है फिर नल मैट्रिक्स, या इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास ये तमाम के तमाम एंट्रीज 0 0 0 आ जाए, तो फिर ये भी हमारे पास होगी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही है, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट्स है, अपर डायगोनल का जो एलिमेंट है एंड लोअर डायगोनल का जो एलिमेंट है, ये तमाम के तमाम 0 आ जाए, तो हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और आपने एक बात याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है यूनिट मैट्रिक्स, ये हम आई से डिनोट कर लेते हैं। तो आई हमारे पास ऐसा हो सकता है 1 0 0 1, ये है 2/2। और इसी के साथ साथ अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ये सारे के सारे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ये हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर तमाम के तमाम एंट्रीज कांस्टेंट आ जाए, एक स्केलर आ जाए, तो हमारे पास होता है स्केलर मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर स्केलर मैट्रिक्स के अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट्स 1 1 आ जाए, तो हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर वो 1 1 जो है वो भी 0 हो जाए, तो हमारे पास हो जाएगा नल मैट्रिक्स। अच्छा, ये सारा का सारा तो हमने सीख लिया। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ये हम सीख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो इसको समझने के लिए मैंने एग्जांपल आपको लिख ली है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 8 9 3 2 1 4, और ए टी, ये स्मॉल टी जो है ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स डिनोट कर लेता है। ठीक है, और ए टी मैंने एक और मैट्रिक्स ले लिया है विच इज इक्वल टू 8 2 9 1 3 4। तो अगर आप ध्यान से देख लें, तो इधर हमारे पास ये थी फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये होती फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, और ये थी सेकंड रो ऑफ दिस ए मैट्रिक्स। इधर आप देख लें, ये 8 9 3 हो गई फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, और ये 2 1 4 जो सेकंड रो थी वो हो गई सेकंड कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास इसका जो फर्स्ट कॉलम था C1 कॉलम था C1, तो ये इधर आ गई फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये आ गई फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स ए का जो सेकंड कॉलम था C2 था, वो हमारे पास इस मैट्रिक्स के आ गई सेकंड रो। और इसी तरह हमारे पास जो लास्ट कॉलम थी इस मैट्रिक्स का वो था C3, इधर 3 4 हो गई इस मैट्रिक्स का थर्ड रो। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि किसी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स में, या किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो जाए नंबर ऑफ रोज में, तो हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका जो पहला रो था वो इस मैट्रिक्स के अंदर आ गई फर्स्ट कॉलम, इसका जो सेकंड रो थी वो इस मैट्रिक्स का हो गई सेकंड कॉलम। सिमिलरली इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम था 8 2 था वो हो गई इस मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो, और इस मैट्रिक्स का जो सेकंड कॉलम था वो हो गई इस मैट्रिक्स का सेकंड रो।
और इस मैट्रिक्स का जो थर्ड कॉलम था वो हो गई इस मैट्रिक्स का थर्ड रो। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का डेफिनेशन ऑफ नोट कर ले, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स the number of rows of a matrix change to number of columns is called transpose of that matrix किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज चेंज हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स में, या किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो जाए नंबर ऑफ रोज में, तो हमारे पास होते हैं एक दूसरे का ट्रांसपोज। ये हमारे पास ए है और इसका ट्रांसपोज क्या है, यही है। एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ सके। फॉर एग्जांपल डी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, व्हिच इज इक्वल टू 1 2 4 5। तो इसका ट्रांसपोज पॉइंट कर ले तो डी ट्रांसपोज आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2, और इसका जो सेकंड रो है वो हो जाएगा इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। सिमिलरली हमारे पास लेट सपोज ई कोई मैट्रिक्स है, ई हमारे पास कोई मैट्रिक्स है व्हिच इज इक्वल टू 1 5 8। तो इसका ट्रांसपोज पॉइंट कर ले तो इसका ट्रांसपोज ई टी आ जाएगा, और इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स में। इसका जो रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 5 8। तो ये हो गई, इसका जो रो था वो कॉलम में चेंज हो गया, और इसका जो कॉलम्स था वो हो गई इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज। तो आई होप आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी समझ आया होगा। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या है, ये हम सीख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स in a matrix if A ट्रांसपोज बराबर आ जाए A का तो हमारे पास हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल A हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और ये बराबर है 1 9 9 8। तो अब इस A का ट्रांसपोज पॉइंट ले तो इस A का ट्रांसपोज आ जाएगा, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम तो ये हो जाएगा 1 9, और ये जो सेकंड रो है ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 8। तो A की वैल्यू भी हमारे पास 1 9 9 8 आ गई, और A ट्रांसपोज की वैल्यू भी हमारे पास हो गई 1 9 9 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि A बराबर आ गई A ट्रांसपोज का। तो इसी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल नोट कर ले और हमें बता दे कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 15 15 और ये हो गई 8। ये आप खुद पॉइंट कर ले कि क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, आपने कमेंट्स में आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, इसका डेफिनेशन आप नोट कर ले। इन अ मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम A आ जाए तो हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट सपोज A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसका आप ट्रांसपोज ले ले, और उस ट्रांसपोज से आप नेगेटिव सिंबल कॉमन ले ले। अगर वो वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है व्हिच इज इक्वल टू 0 -8 8 0। तो क्या ये हमारे पास ये जो A है ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है कि नहीं है। इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स जानने के लिए आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर इसका ट्रांसपोज माइनस टाइम A आ जाए, माइनस टाइम इसका बराबर आ जाए, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक्स। अब इस A का ट्रांसपोज ले लें, इस A का ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 -8, और ये जो सेकंड रो है ये ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम आ जाएगा। अब इस A ट्रांसपोज से
माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास माइनस कॉमन, और ये हमारे पास 0 अपनी जगह, ये +8 था तो 0 कॉमन होके हमारे पास -8 आ जाएगा। ये -8 था, माइनस कॉमन ले लिया हमने तो हमारे पास +8 रह जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 0। अब A ट्रांसपोज अपनी जगह, माइनस अपनी जगह, और ये 0 -8, 8 0 बराबर है किसका? A का। A की वैल्यू क्या है? 0 0, -8 +8, इधर भी +8, इधर 0 और इधर भी 0। तो ये सारे के सारे जो वैल्यूज है वो A की है। तो A ट्रांसपोज की वैल्यू आ गई -8 आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब एक एग्जांपल आप भी करवा लें ताकि आपको भी समझ आ सके कि क्या हमने कुछ सीख लिया कि नहीं। हम एक एग्जांपल आपको दे देते हैं और आपने ये सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल सी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है व्हिच इज इक्वल टू 0 -3 3 0। तो अब ये फाइंड कर ले कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है कि नहीं है, ये अपने कमेंट्स में आंसर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।